Hello all. Today we are going to start with the introduction to GST. In this lecture, following topics will be covered: introduction and history of GST, pattern of indirect taxes in pre and post GST era, and features of GST. Let's start with the meaning of GST. जैसा कि आपको पता है, GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वैसे तो इस वर्ल्ड में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में इन ईयर 1954। उसके बाद से धीरे धीरे हर कंट्री अपने हिसाब से जीएसटी स्टार्ट कर रही है। ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज अब तक जीएसटी लगा चुकी हैं अपनी अपनी कंट्रीज में। एंड इन इंडिया वी आर फॉलोइंग द जीएसटी ऑफ कैनेडियन जीएसटी सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी से पहले हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। लेकिन इन सबको हमने हटा के एक सिंगल जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करा है with the aim to make the nation a unified common market. It is levied by government on both goods and services provided by the supplier to the consumer. Meaning, इससे पहले हमारे पास गुड्स पे अलग टैक्स लगता था। गुड्स पे हमारे पास लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स विच इज सीएसटी। एंड सर्विसेज पे हमारे लगता था सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। तो अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी अब सिर्फ जीएसटी लगता है, गुड्स पे भी जीएसटी लगता है और सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है। एंड दिस जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया में सिर्फ जीएसटी है। नाउ लेट्स गो विद द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो मार्केट में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हो और लास्ट में आप उसे मार्केट में लॉन्च करते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा जीएसटी के साथ भी है। जीएसटी का जो आइडिया आया था वो हमारे पास आया था 2000 में। तो 2000 में हमने एक जीएसटी का आइडिया अडॉप्ट करा था कि हमें जीएसटी ले लेना चाहिए। और उस टाइम पे हमारी जो कमिटी के हेड थे वो थे मिस्टर असीम दास गुप्ता। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम। उसके बाद 2004 में टास्क फोर्स वॉज हेडेड बाय विजय एल केलकर, हु वॉज द एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उस टाइम पे टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारे इश्यूज आए थे। नेक्स्ट 2005 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा था कि उनका एक ही एम है कि पूरे इंडिया में हमारा एक ही यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए। आफ्टर 2005 it was decided that on 2006 on 1st April 2010 we will introduce GST. So in 2006, the date for launching the GST was 1st April 2010. But due to some reason, it was not launched in 2010. In 2009, the first paper discussion was released by the committee. In 2011, 115th Amendment Bill was introduced. In 2013, again the committee constituted by EC and GSTN was set up. GSTN का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। 2014 में 122 Amendment Bill was introduced in लोक सभा। In 2014 में ही श्री नरेंद्र मोदी was voted into the power at the center. And in 2014, our new finance minister,
Shri Arun Jaitley submits the constitution bill. In 2016, GST Council was formed. GST Council एक डिसीजन बॉडी थी जो बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेता है. इसके बारे में भी हम फ्यूचर स्लाइड्स में पढ़ेंगे. In 2017, Parliament and all the states and union territories passed 4 different acts. First act was Central GST Bill, which is commonly known as CGST. Second is Integrated GST Bill, which we can say it IGST. Third is SGST, which is the State Government Bill, and fourth is UTGST Bill. And lastly, on 1st July 2017, our GST was introduced in India. Now let's study the pattern which was followed before introduction of GST. अब यहाँ पर हम एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज करो कि यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स. आपने इंपोर्टर से कपड़ा खरीदा. जब आप इंपोर्टर से कपड़ा खरीदोगे तो इंपोर्टर ने किसी दूसरी कंट्री से कपड़ा लिया होगा. जब वो दूसरी कंट्री से इंडिया में कपड़ा लाएगा तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती थी पहले. जब उसने आपको कपड़ा बेचा तो उसने अपनी कॉस्ट में जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो ऐड कर दी और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपको कपड़ा बेचा. आपने कपड़ा बनाया, उस पर और अपनी कॉस्टिंग ऐड करी, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा. तो जैसे ही आप कपड़ा बनाओगे आपको गवर्नमेंट को सेंट्रल एक्साइज टैक्स देना पड़ेगा. जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि प्री जीएसटी एरा में अगर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको सेंट्रल एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है. आप बेचो चाहे ना बेचो, आपको सेंट्रल एक्साइज टैक्स देना है. और जब आप वो गुड्स को सेल ऑफ करोगे, अगर सेम स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपको वैट भी देना पड़ेगा. और अगर दूसरी स्टेट में या दूसरी यूटी में सेल कर रहे हो तो आपको सीएसटी देना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर यह मैन्युफैक्चरर सेम स्टेट में सेल कर रहा है तो वो एक्साइज ड्यूटी टैक्स तो दे ही रहा है गवर्नमेंट को, वैट भी दे रहा है. और अगर दूसरी स्टेट में सेल कर रहा है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है प्लस सीएसटी भी दे रहा है. अब सपोज करते हैं दिल्ली के होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और दिल्ली का होलसेलर हरियाणा के रिटेलर को सामान बेच रहा है. अब यहाँ पे 2 डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है, सो दैट मीन सीएसटी चार्ज होगा. तो अब गवर्नमेंट सीएसटी लगाएगी और सीएसटी जो लगा है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि जीएसटी से पहले उस गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है जहां पे सेलर था. अब हरियाणा के रिटेलर ने हरियाणा के ही एक कस्टमर को सामान बेच दिया. अब सेम स्टेट इन्वॉल्व है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सेल. तो यहाँ पे आपका वैट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स. दैट मीन्स एंड में हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर हरियाणा में है तो लास्ट में हमारा वैट चार्ज हुआ. अब आप प्री जीएसटी एरा में देख सकते हो कितने टाइप्स के टैक्सेस चार्ज हुए, लेकिन एंड में कंज्यूमर को ही सारे टाइप्स के टैक्सेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि इंपोर्टर जो भी टैक्स देगा वो मैन्युफैक्चरर से चार्ज कर लेगा. मैन्युफैक्चरर ने टैक्स जो दिया उसने सेंट्रल एक्साइज दिया प्लस वैट दिया, तो वो उसने होलसेलर से चार्ज कर लिया. होलसेलर ने आगे बेचा, होलसेलर ने रिटेलर से चार्ज कर लिया, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा तो रिटेलर ने कस्टमर से चार्ज कर लिया. दैट मीन्स एक कस्टमर कितने सारे टैक्सेस को दे रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. सेम एग्जांपल है. अब यहाँ पे अगर आप इंपोर्टर से सामान लेता है मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर दूसरी कंट्री से सामान मंगाता है, अगेन जीएसटी लगेगा प्लस कस्टम ड्यूटी लगेगी. मैन्युफैक्चरर अगर आगे सामान बेचेगा, चाहे वो सेम स्टेट है या दूसरी स्टेट है, जीएसटी चार्ज करेगा. अब होलसेलर इन दिल्ली ने रिटेलर हरियाणा के रिटेलर को बेचा, अगेन जीएसटी चार्ज हुआ. यहाँ पे हमने लिखा है आईजीएसटी, जिसको हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि जीएसटी के कितने पार्ट्स हैं. अब हरियाणा का रिटेलर
हरियाणा के ही कस्टमर को बेच रहा है इंट्रा स्टेट सेल, अगेन वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। सो दैट मीन्स एंड में जब कस्टमर के पास सामान आया उसको इतने सारे टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, उसने सिर्फ जीएसटी दिया। सो मेन आइडिया जीएसटी का इंट्रोडक्शन का है कि आप डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर रहे हो। कस्टमर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दे रहा, अब वो सिर्फ एक यूनिफाइड टैक्स दे रहा है, दैट इज जीएसटी। इस पूरी सिचुएशन की जो हमने एग्जांपल है इसकी वर्किंग्स हम फ्यूचर वीडियोस में सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट फीचर इज डुअल टैक्स सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि जीएसटी से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स चार्ज करती थी और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स चार्ज करती थी, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू चाहिए। लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद से जितने भी हमारे मल्टीपल टाइप्स के टैक्सेस थे सब एबॉलिश हो गए और सारे के सारे टैक्सेस एमलगमेट हो गए जीएसटी में। तो अब जीएसटी जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स है और स्टेट या यूटी गवर्नमेंट का भी टैक्स है। सो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं डुअल टैक्सेशन सिस्टम। दोनों गवर्नमेंट मिल के एक टैक्स चार्ज कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं जीएसटी। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जीएसटी कहां कहां पे लगता है। जीएसटी आपका हर एक गुड और हर एक सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा हुआ है। एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पे जीएसटी नहीं लगा रखा। हमारे पास बहुत एक लिस्ट है जिस पे हमारे गुड्स की लिस्ट अलग है, सर्विसेज की लिस्ट अलग है, जिस पे आपके जीएसटी नहीं लगेगा, जिसके बारे में अगेन हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूजा सामग्री। अगर आप मार्केट से पूजा की कोई भी सामग्री खरीदते हो तो उस पर गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जेम्प्ट करा हुआ है, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर सर्विसेज की बात करें, फ्यूनरल सर्विसेज, तो फ्यूनरल सर्विसेज पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस वो गुड्स जिस पे अभी जीएसटी लगा ही नहीं है, which will tell us outside the purview of GST, उन पर भी हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी गुड्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंडर में नहीं लिया है, अगेन जिसकी डिटेल्स हम फ्यूचर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब है जहां पर भी आपका एंड कंज्यूमर है उस गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स जाएगा। जैसा कि ये एग्जाम्पल हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा है कि अगर सेलर आपका हरियाणा में है और बायर आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सेलर ने बायर को सामान बेचा तो दो स्टेट इन्वॉल्व है जिसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्योंकि आप गुड्स भी बेच सकते हो दो स्टेट के बीच में, सर्विसेज भी है, दोनों। तो जिस स्टेट में आपका कंज्यूमर है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स जाएगा। इस एग्जाम्पल में अगर सेलर हरियाणा में और बायर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। नेक्स्ट इज कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स। कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ अब एक ही टैक्स है पूरे इंडिया में। जीएसटी से पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे, सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। सो अब ये सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं और सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी। नेक्स्ट फीचर इज कलेक्शन ऑफ जीएसटी। अब कलेक्शन ऑफ जीएसटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले बहुत सिंपल था कि अगर एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कलेक्ट करना, जितना भी एक्साइज ड्यूटी का पैसा आएगा वो सारा सेंट्रल के पास जाएगा, जितना भी सर्विस टैक्स का पैसा आएगा सारा सेंट्रल के पास जाएगा, और जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा आएगा वो भी सारा सेंट्रल के पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तीन टैक्स कलेक्ट कर लेगी सारा का सारा। और स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता था वैट का,
CST का एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे टैक्स जितने भी कलेक्ट होते थे अब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते थे। लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद अब ये तो एक ही कॉमन टैक्स है। अब प्रॉब्लम आती है, एक ही टैक्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा पैसा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। गवर्नमेंट कहती है जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर सपोज करो आपने सेल करी दमन एंड दीव में, दमन एंड दीव हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर दमन एंड दीव में जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% दमन एंड दीव UTGST गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर वही सेल हरियाणा में हो रही है, हरियाणा हमारा स्टेट है, तो जो भी हरियाणा गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN। अब जितना कि हमें पता है कि पहले टाइम पे आपके पास ऑफिसेस होते थे जहां पर आपको जाके खुद टैक्स फाइल करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में डिजिटल टाइम पे हमारे पास हर चीज एक क्लिक के ऊपर है। तो GSTN भी कुछ ऐसा ही है। GSTN एक IT नेटवर्क है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट प्लस UT गवर्नमेंट, दैट मीन्स तीनों गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया है। GSTN एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 49% शेयर गवर्नमेंट का है एंड 51% शेयर प्राइवेट शेयर होल्डर्स का है, जो इक्वली डिवाइड हुआ है मैनी प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में। तो उन सब ने मिलके एक नेटवर्क बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिससे कंज्यूमर की, दैट मीन्स टैक्स पेयर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, चालान भी काट सकते हो, अपील भी कर सकते हो, ऑडिट भी कर सकते हो, रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो और रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लें, आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हो तो जिस भी बैंक की आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो उस बैंक का पोर्टल यूज कर रहे हो, और नेट बैंकिंग की हेल्प से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी को, आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकते हो, आप अपनी चेकबुक के लिए ऑर्डर दे सकते हो, आप अपना टेलीफोन का बिल सबमिट कर सकते हो। दैट मीन्स उस पोर्टल से, ऑनलाइन बैंकिंग से आप बहुत सारे काम कर सकते हो बिना गए। और जब भी आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है, किसी को बताता नहीं है। तो दैट मीन्स बैंक के पास अगर जितने भी कस्टमर्स हैं हर एक की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है और हर एक का नेट बैंकिंग का एक आईडी और एक पासवर्ड होता है। सिमिलरली GSTN भी एक नेटवर्क है जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा और हर एक जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सब की डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का मतलब है कि किसी भी कंज्यूमर को, दैट मीन्स किसी भी सेलर को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचते हुए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपकी टर्नओवर पूरे एक साल के अंदर 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, और 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में डील करते हो तो आपकी अगर एक साल की टर्नओवर 20 लाख जैसे ही क्रॉस करेगी आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और ये जो आपका 40 लाख और 20 लाख है ये ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में सेल 20 लाख की हुई है, हरियाणा में आपकी 20 लाख की हुई है, सो दैट मीन्स टोटल सेल आपकी 40 लाख की मानी जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जो आपकी 7 सिस्टर्स प्लस हिली एरिया जिसमें आपका सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल आता है। तो उन पर्टिकुलर 10 स्टेट्स में आपका 20 लाख की लिमिट है
in case of goods and 10 लाख की लिमिट है in case of services. Again threshold limit भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे in future videos. Next is uniformity. यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एकता. यहां पर तीनों गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया. दैट मीन्स अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है. आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के अलग अलग नहीं करना जो जीएसटी से पहले केस था. आपको अगर रिफंड अप्लाई करना है तो अगेन सेम रूल्स है. अपील करनी है तो अगेन सेम रूल्स है. दैट मीन्स आपको जो भी करना है सबके लिए एक ही रूल बना है तीनों गवर्नमेंट का. नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ. इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ का मतलब है कि जैसा जब भी आप कोई बिजनेस करते हो आपका इनपुट लगता है. इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, योर लेबर और मे बी एनी अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस. तो जब भी आप ये गुड्स खरीदते हो तो इन पे आप ऑब्वियसली टैक्स देते हो. तो जो भी आपने टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट आपका एडजस्ट कर देती है जब आप वो गुड्स बना के कस्टमर को बेचते हो. और जब कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो तो गवर्नमेंट जो आपने पहले इनपुट खरीदते हुए टैक्स दिया है उसको एडजस्ट कर देती है. तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, जिसकी डिटेल्स हम अगेन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कंप्लीट चैप्टर है तो जो हम तब सीखेंगे. यहाँ पे बस हम इतना सीखेंगे कि अगर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स आपने दिया है वो इंटीग्रेटेड टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, वो आपके सेंट्रल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है या फिर स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है. सेंट्रल टैक्स आपका सिर्फ सेंट्रल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा. सेंट्रल टैक्स आपका स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा. स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स आपका स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और इंटीग्रेटेड टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा. स्टेट एंड यूटी टैक्स आपका सेंट्रल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज रिटर्न्स ऑफ जीएसटी. दैट मीन्स जब भी आप टैक्स पेयर हो तो आपको ऑब्वियसली रिटर्न्स तो भरनी है गवर्नमेंट को. रिटर्न्स का मतलब है आप कंप्लीट डिटेल्स बताते हो कि आपको कितने की आपकी सेल हुई, कितने का आपको टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हो, कितने का टैक्स आपको ऑलरेडी देना है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है या आपको रिफंड लेनी है. तो दैट मीन्स आप कंप्लीट डिटेल्स बताते हो अपने बिजनेस की. तो रिटर्न्स आपकी मंथली भी फाइल हो सकती है, क्वार्टरली भी, एनुअल भी. गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए कौन मंथली रिटर्न फाइल करेगा, कौन क्वार्टरली करेगा और एनुअल रिटर्न सबको करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आप मंथली रिटर्न फाइल करोगे, लेकिन अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे. और एनुअल रिटर्न चाहे आप नॉर्मल हो या कंपोजिशन डीलर हो आपको दोनों केसेस में एनुअल रिटर्न फाइल करनी है. Next is GST Council, that is also known as Goods and Service Tax Council. GST Council आपका डिसीजन लेती है. दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी काउंसिल. वो डिसीजन लेती है टैक्स रेट्स के बारे में. जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडिया में अभी डिफरेंट टाइप्स के टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे पास अभी 0% टैक्स, 5% टैक्स, 8% टैक्स, 12% एंड 18% टैक्स रेट है. और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस गुड या सर्विस पे कितना % टैक्स लगेगा. या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट जो अभी हमने बात करी है उसका भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, जीएसटी काउंसिल. ये जो अभी हमने थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करी है ये आज की डेट में प्रिवेलिंग है, बट बिफोर February 2019 हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ डिफरेंट थी. एंड अगेन टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट कि कौन कौन सी टैक्स गुड्स पे आपकी एग्जेम्पशन होगी टैक्स पे या सर्विसेज पे एग्जेम्पशन मिलेगी. With this, we come to an end of today's lecture. For further details, you can refer to my book, Introduction to GST. Thank you.